तैयारी को एक अवधि देना चाहिए जहां वो एक मैच्योर्ड तैयारी हो पाए। जैसे गर्भ में माँ रखती है अपने बच्चे को 9 महीने के लिए, तो वो 9 महीना एकदम सीमित होना ही चाहिए। मेरे से वही गलती हुआ था। अच्छा। और जब अब इतना टाइम हो गया तब वो जाके रियलाइज मैं कर पा रहा हूँ कि मेरे से ये गलती हुआ था। बहुत ही कम समय में मुझे नौकरी भी चाहिए था, तो इस कारण फिर हम बीपीएससी के लिए तैयारी के लिए फिर पटना आ गए और खुद से फिर तैयारी करने लगे। तैयारी पूर्ण होने के लिए एक निश्चित अवधि लगता ही लगता है। अगर हम उसी टाइम इस साल ना सोच के हम अगले साल का तैयारी करते तो हम हो सके उस टाइम हम क्वालिफाई कर जाते। जो नॉन ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से आता है, जो साधारण परिवार से आता है, वो मेहनत के दम पे सफलता पा लेता है। ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से जो आते हैं उनका वो ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिला होता है। देखिए, कभी हम कैलकुलेट करके कभी हम पढ़े नहीं है कि इतना घंटा हमको पढ़ना है और इतना घंटा नहीं पढ़ना है, लेकिन एक टॉपिक को कंप्लीट करने का, एक बुक को कंप्लीट करने का मेरा टारगेट होता था। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि वो सिलेबस है, वो संजीवनी है। संजीवनी है। बीपीएससी कोई प्रोफेसर या लेक्चरर नियुक्ति के लिए ये कंबाइंड एग्जाम नहीं करवाता है, ये करवाता है एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने के लिए। तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर की तरह। इंटरव्यू का कैसा क्वेश्चन आता है, आप कहीं मॉक जाके देखते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो इंटरव्यू का वैसा सीन नहीं होता। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम 67वीं बीपीएससी परीक्षा का जो परिणाम आया है उसमें शुभंकर केशव जी से हम बात कर रहे हैं। इनका रैंक 566 है और कल्याण पदाधिकारी के रूप में इनका चयन हुआ है। तो हम इनसे रैंक के हिसाब से नहीं, हम अनुभव के हिसाब से बात करने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें जो इन्होंने सफलता पाई है तो उसके पीछे इनकी क्या तैयारी रही है। क्योंकि इनको पीटी में 2 दफ़ा विफलता भी हाथ लगी है, तो उस विफलता को फिर कैसे सफलता में बदले हैं, तो ये सब चीज़ चूँकि जो तैयारी करने वाले लोग हैं तो उनके लिए काफ़ी मायने रखता है। तो हम उन तैयारी करने वालों की तरफ से सवाल करेंगे, शायद उसमें से शायद कुछ सवाल उनके उपयोग का हो। तो आपका स्वागत है शुभंकर केशव जी। और पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शुभंकर केशव है। मैं पुरानी बाजार में रहता हूँ और नवादा ज़िला का ही मूल निवासी हूँ। और मैं 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया था और उसके बाद फिर मैकेनिकल हेतु जॉब गेट के थ्रू या फिर इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू उसकी तैयारी के लिए मैं दिल्ली में ही मेडीजी वगैरह मैं ज्वाइन किया था। लेकिन उसमें किसी कारणवश फिर वैसा इंटरेस्ट इधर जागा कि जीके जीएस की ओर जो है कि ज़्यादा इंटरेस्ट लगने लगा, तो फिर इधर सिविल सर्विस की ओर आ गया। और क्योंकि हम इंजीनियरिंग सर्विस के लिए ट्यूशन ले चुके थे कोचिंग वगैरह, तो फिर जो है मुझे सिविल सर्विस के लिए कोचिंग लेने का वैसा अवसर नहीं मिला, ना मेरे पास समय था, क्योंकि बहुत ही कम समय में मुझे नौकरी भी चाहिए था। तो इस कारण फिर हम बीपीएससी के लिए तैयारी के लिए फिर पटना आ गए और खुद से फिर तैयारी करने लगे। और उसके बाद फिर आज आपके सामने 67वीं में चयनित हुए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका ये कैवा प्रयास था? ये 64वीं पीटी दिया था मैंने, उस टाइम फिर मेरा नहीं हुआ। अच्छा। फिर उस टाइम भी 2-3 नंबर से ही छूटे थे। अच्छा अच्छा। मेरा 89 था और कट ऑफ शायद 93 था, सॉरी। तो उस टाइम 4 नंबर से छूटे थे। अच्छा। और उसके बाद फिर वही 3-4 नंबर से फिर हमेशा छूट रहे थे। अच्छा। और 67वीं में फिर कट ऑफ 108 था ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 113 था, तो उसमें फिर मेरा 116 अंक आया। अच्छा। और उसके बाद फिर मेंस के लिए क्वालिफाई हुए, मेंस दिए, फिर इंटरव्यू। तो आपका 3 एक तरह से पीटी तैयारी में लग गया। हाँ, है ना? ये कह सकते हैं, क्योंकि पीटी तैयारी करना और मेंस का तैयारी करना, इंटरव्यू का तैयारी करना, ये हम कभी ऐसा कंसोलिडेटेड होके एक पूरा अवधि हम नहीं दे पाए थे। हमें लगता था कि अभी आया है ये वैकेंसी, अभी इसी साल जो है जो भी करके इस साल जो है कि हो जाए मेरा। अच्छा। लेकिन ये तैयारी कोई अवधि एक होना चाहिए, एक निश्चित अवधि तौर पे इसको देखा जाता है कि इतना तैयारी में समय लगेगा ही। जैसे आप जो करते होंगे तो आप सोचे होंगे कि फॉर्म आया है, फॉर्म भर दिए। हाँ। और उसके अगला पड़ाव को लेकर के तैयार नहीं थे। उसमें चाहते ये नहीं सोचते थे कि उसमें तो विफलता भी हो सकती है, लेकिन तैयारी पूर्ण होने के लिए एक निश्चित अवधि लगता ही लगता है। अगर हम उसी टाइम इस साल
ना सोच के हम अगले साल का तैयारी करते तो हम हो सके उस टाइम हम क्वालिफाई कर जाते, लेकिन सोचे थे शॉर्ट टाइम में ही जल्दी जो है कि सक्सेस पाले, तो इस कारण थोड़ा लेट हो गया। समझने में, चीज़ों को समझने में। हाँ। तो इसको फिर कैसे आप समझ पाए कि हमसे कहाँ चूक हो रही है, या ये एक्सपीरियंस कहाँ से आया? एक दो बार अगर आप विफल हो जाते हैं तो आपको फिर अपना विफलता समझ में आ जाता है कि आप कहाँ विफल हो रहे हैं, और उस विफलता के लिए आप कोई समाज को या फिर कोई टीचर को या कोई बुक को आप दोष नहीं दे सकते हैं, आप खुद को ही दोष आपको खुद देना। में कहीं ना कहीं कुछ। हाँ, और उसको दोष भी ना कहिए, आप अपने अंदर वो कमी होता है, वो सबके अंदर होता है कमी, जी। और उसको निकालना भी आपको ही है। अगर वो विफलता जान गए तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो आपको धीरे धीरे विफलता समझ में आने लगी। क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम, चाहे सिविल सर्विस का हो या फिर कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, आपको पहले उस लेवल तक आपको पहुंचना पड़ता है। अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो इंस्पेक्टर के लेवल तक का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि केवल आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको उस क्वेश्चन का एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आप जान रहे हो, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होता है, क्योंकि आप जॉब करते हैं तो उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपसे कहीं नहीं यूज होता है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेशन ही आप इन फील्ड आप यूज कर पाएंगे। तो कभी भी तैयारी करें तो आप उस हिसाब से ही तैयारी करें कि आपको इम्प्लीकेशन आना चाहिए, तब आप उसे आसानी से जो है कि सफल कर सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रेटजी बनाए होंगे तो कैसे बनाए फिर? जैसे चूंकि आपको तो बार बार दिक्कत आ रही थी, फेल हो जा रहे हो तो आदमी हताश भी होता है। इसको किस तरह से आप स्ट्रेटजी बनाए कि फिर सफलता में तब्दील हो गया? शुरू से हम 2-3-4 नंबर से छूट ही रहे थे, तो फिर फर्स्ट टाइम जब हम दिए थे उस टाइम हम करंट पे कोई ज़्यादा फोकस किए नहीं थे। अच्छा। उसके बाद फिर लगा कि नहीं, करंट पे भी ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है, और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, तो ये और आर्ट्स, ये सारा जो है हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, पॉलिटी नए पढ़ना, सिरे से। पूरे जो है कि नए सिरे से पढ़ना था मुझे। और सभी लोग आज इंजीनियरिंग क्षेत्र में जितने भी इंजीनियर्स हैं सब वही करते हैं। जी। अब सार और इतर जो है कि क्वालिफाइड हैं इंजीनियर से ही देखा जा रहा है, तो हो रहे हैं। और तो हम एक बेसिक पकड़े, जो बेसिक बुक होता है, फिर पहली बार छोटे छोटे बुक से जो भी होता था, जैसे घटना चक्र वगैरह हो गया या फिर लुसेंट हो गया, इन सब बुक से कंप्लीट करके जा रहे थे। उस टाइम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ उन बातों को बस रट रहे थे, जैसा एज इट इज बुक में लिखा है वैसे उसको जो है रट रहे थे। लेकिन क्वेश्चन तो वैसा नहीं आता है ना, क्वेश्चन आता है भैया उसका इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है, अलग स्वरूप में अलग स्वरूप में ही आता है। अगर फिर उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना पड़ेगा तब जो है कि सफलता मिले, और समझने के लिए आपको बेसिक बुक या फिर कोई गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो आप उनसे लें। और बहुत सारा ऐसा यूट्यूब है या फिर कोई टीचर भी है, आप उनसे अवश्य कोचिंग वगैरह लें जहाँ से आप उसका इम्प्लीकेशन समझ सकें। और बेसिक बुक जैसे NCERT हो गया, ये सब का अध्ययन जरूरी है। तो जब आप चौथा प्रयास में देने लगे तो उसमें तो आपका कॉन्फिडेंस आ भी गया होगा कि हम अब बेस को पकड़ लिया है। हाँ, क्योंकि उस टाइम टेस्ट सीरीज वगैरह क्यूज वगैरह देते थे तो अच्छा मार्क्स आने लगा, तो उस टाइम कॉन्फिडेंस मेरा आ गया था कि अब नहीं, इस बार हो जाएगा। अच्छा। एग्ज़ाम के पहले ही वैसा कॉन्फिडेंस आ जाता है, अगर आप उस तैयारी में पहुंच जाते, उस हद तक पहुंच जाते हैं तो कॉन्फिडेंस निश्चित आता है। थोड़ा आप बता दीजिए कि डिटेल में कि जो मार्किंग रहता है वो किस हिसाब से रहता है? जो PT रहता है, मेंस रहता है, इंटरव्यू रहता है, उसका मार्किंग क्या रहता है, कैसे कैसे रहता है? पहले तो PT में नेगेटिव मार्किंग नहीं था। अच्छा। लेकिन 68th BPSC से नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड किया गया है, और ये बहुत ही अच्छा कदम इनिशिएटिव है। और आगे तो अब नेगेटिव मार्किंग हमेशा ही रहेगा 1/3। PT कितना का रहता है? PT 150 नंबर का होता है, उसमें 150 क्वेश्चन होता है। अच्छा। BPSC में अच्छा, सबसे ऑब्जेक्टिव रहता है? सारे ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं। अच्छा। और पहले PT का भी पैटर्न कुछ अलग था, क्वेश्चन का ट्रेंड कुछ अलग होता था। अच्छा। लेकिन इस बार से 68 से कुछ ट्रेंड थोड़ा सा चेंज किया गया, और 69 तक ही जो PT हुआ है उसमें फुली ट्रेंड बेस्ड ऑन UPSC क्वेश्चन है। अच्छा, तो आप धीरे धीरे UPSC की ओर बढ़ रहा है। हाँ, ये अब आपको ये ट्रेंड एनालाइज करना पड़ेगा कि BPSC अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है। आप और अतुल प्रसाद जी जो सर हैं BPSC के चेयरमैन, वो बहुत ही अच्छी बात एक कहे थे। उनके एक न्यूज़पेपर में उनका पढ़े थे उनके बारे में, कि वो BPSC कोई प्रोफेसर या लेक्चरर नियुक्ति के लिए ये कंबाइंड एग्ज़ाम नहीं करवाता है।
ये करवाता है एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने के लिए। तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, ना कि आप लेक्चरर या प्रोफेसर किसी सब्जेक्ट का बनना चाहते हैं वैसा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वैसा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना है तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह पढ़िए, वैसा ही प्रश्न आने वाला है एक एडमिनिस्ट्रेटर से कैसा पूछा जाए। अच्छा, ये आप तैयारी में ध्यान रखिए। और क्या चीज़ आपको छोड़ना है पढ़ाई के टाइम पे, कितने डीप में आपको पढ़ना है, कितने डीप में आपको किसी टॉपिक को जाना, और कितने डीप में जो है कि आप किसी टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं। एक सब टॉपिक का एक डेप्थ होता है कि उस डेप्थ तक ही जो है कि वो क्वेश्चन बीपीएससी या यूपीएससी पूछता है। यूपीएससी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाता है, लेकिन वो डेप्थ होता है प्रैक्टिकल। ये कॉन्सेप्चुअल पूरा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल भी उसका होता है डेप्थ। फैक्चुअल यूपीएससी का नहीं होता है। पहले बीपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछा करती थी। अच्छा। इस बार से जो है फैक्चुअल क्वेश्चन एकदम नहीं है। अच्छा। तो आपको इन सब चीज़ों ट्रेंड को एनालाइज करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा पूछा जाता था थोड़ा सा अब चेंज हो चुका है बीपीएससी में। अब वो जो है ज़्यादा काम नहीं करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यूपीएससी को देखिए और उसको एनालाइज कीजिए कि आने वाले समय में भी पीएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है और प्रिडिक्ट कर सकती है। पहले से तैयार है। हाँ, उसके लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था इस बार, क्योंकि 69th बीपीएससी जो हुआ था, जो हुआ है इस बार, हाँ वैसा क्वेश्चन का लेवल था। तो पीटी तो एक तरह से किस आधार पे पीटी में चयन होता है, मैंने तो कट ऑफ बनता होगा? हाँ हाँ, वो कट ऑफ बनता है। सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग कट ऑफ होता है। तो वो तो सर्विस में काउंट नहीं होता है, चयन में? नहीं, वो केवल एक क्वालिफाइंग होता है कि आप मेंस के लिए क्वालिफाइड हैं, बस इतना ही है। अच्छा। उसका कहीं कोई या फिर रैंकिंग वगैरह में उसका कोई महत्व नहीं है, बस क्वालिफिकेशन के लिए है। जैसे मेंस में 2 पेपर, मेंस में बीपीएससी में 3 पेपर होता है। ठीक है। GS1 होता है, GS2 होता है। पहले ऑप्शनल हुआ करता था। अच्छा। जो 68 से खत्म करके अब ऑप्शनल का मार्क्स इंक्लूड नहीं होगा, बस ऑप्शनल आपको क्वालिफाई करना है। अच्छा, ऑप्शनल वो भी रहेगा? ऑप्शनल रहेगा, लेकिन उसको क्वालिफाई करना है। पहले जैसे हिंदी एक पेपर होता है। अच्छा। उसमें 33% मार्क्स लाना होता है। ठीक है। वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और ऑप्शनल भी अब एक तो एमसीक्यू होगा, रिटन होगा नहीं, और क्वालिफाइंग नेचर का लेगा। लेकिन वो ऑप्शनल को रिप्लेस करके अब ऐसे की ओर जो है बीपीएससी रखा है अपना अच्छा, कदम। जिस तरह के यूपीएससी, जैसा यूपीएससी पैटर्न फॉलो कर रहा है वैसा ही बीपीएससी ऐसे की तरफ जो है की जाए। तो ऐसे भी 300 मार्क्स का होगा? ऐसे भी 300 नंबर का ही। GS1 GS2 हो जाएगा 300 का, 900 नंबर ये हो गया। और इंटरव्यू कितने नंबर का रहता है? इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। यानी 1020 मार्क्स पर लोगों का जो भी चयन होता होगा। हाँ हाँ। तो ये समझना चाहेंगे कि जैसे कोई नया लड़का है, आपका जो इंटरव्यू देख रहा है, तो वो शुरू से तैयारी करने वाला है, और एक गाइड के रूप में, चूंकि आपका तो चयन हो गया है, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत काम करेगा उसके लिए, तो उसको क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि ऐसे तो बहुत पढ़ना है, जीएस में बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको कैसे वो थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करे जिसको कि लगे कि हमको इतना पढ़ने से काम हो जाएगा? सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट है, पहले वो अपने बैकग्राउंड को एनालाइज करे कि उसकी किस बैकग्राउंड से आ रहा है। अगर वो उसका आर्ट्स बैकग्राउंड है, और अगर एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है या फिर किसी और बैकग्राउंड से आता है, तो एक टाइम पीरियड सेट करे कि हमें इस टाइम पीरियड में जाके क्वालिफाई कर। ये ना कि इस बार जैसे अभी है 17th बीपीएससी का फॉर्म आने वाला है और अभी आप 0 लेवल से तैयार कर रहे हैं, तो 17 बीपीएससी के लायक आप हैं या नहीं हैं, पहले इस चीज़ को आप एनालाइज कीजिए। अगर आप लायक हैं या फिर आपका बेस वैसा मजबूत है कि आप 17 बीपीएससी को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ठीक है, उसके लिए जाइए। लेकिन आपको वैसा लगता है कि नहीं, आप खुद को एनालाइज करने का एक विधि होता है कि आप टेस्ट सीरीज वगैरह दीजिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। अगर आपका 50% नंबर है क्वालिफाइंग का या फिर 60% नंबर है, एक नंबर होता है, उस चीज़ को आप ला रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो आप समझिए कि हाँ, इस लेवल के लिए आप 17 के लिए क्वालिफाइड हैं। यानी आप कर सकते हैं, मेहनत लेकिन करना होगा। लेकिन अगर आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे 60% मार्क्स का या फिर 70% मार्क्स का, तो आपको कहीं ना कहीं फिर 71 के लिए जाना चाहिए और उसको तैयारी को एक अवधि देना चाहिए जहां वो एक मैच्योर्ड तैयारी हो पाए। एक कैसे कह सकते हैं, जैसे गर्भ में माँ रखती है अपने बच्चे को 9 महीने के लिए, तो वो 9 महीना एकदम सीमित होना ही चाहिए, देना चाहिए। हाँ, तब जाके वो पूर्ण हो पाएगा आपका तैयारी। तो वही उसी में लोग गलती कर बैठते हैं। हाँ, मेरे से वही गलती हुआ था। अच्छा।
और जब अब इतना टाइम हो गया तब वो जाके रियलाइज मैं कर पा रहा हूँ कि मेरे से ये गलती हुआ था। तो उसको फिर आप ठीक किए अपने लेवल से, क्योंकि अब हाँ, तो गलती जो हो चुकी गलती हो अच्छा, चुका इसमें है। क्या कोई बाध्यता है कि इतने बार देना है क्या? बीपीएससी यूपीएससी में तो नहीं नहीं, बीपीएससी में वैसा कुछ बाध्यता नहीं है, लेकिन हाँ एक एज लिमिट है, शायद मुझे ध्यान नहीं है। जो भी है हाँ तो इस लिहाज से भी लोग शामिल हो जाते हैं कि कुछ नुकसान तो है नहीं, देख लेते हैं मेरा कितना है। हाँ हाँ। इस लिहाज से भी तो देख एक लेते हैं। पहले क्या होता था, अभी भी है, 50,000 रुपये का एक प्रलोभन स्टूडेंटों को कि भाई चलो अगर मेंस ना क्वालिफाई कर पाए तो पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो 50,000 रुपये का अपना एक हाँ। ऑफर भी आया हुआ है तो वो सरकार। अलग चीज इशू है। लेकिन अगर आप भाई टारगेट रखे हैं बीपीएससी ऑफिसर तो आपको पूरा फुल्ली सेट होके तैयारी करना पड़ेगा। 50,000 के फेर में तो पढ़ना है। हाँ। सही बात है। तो उसमें पढ़ना क्या है? पीटी अगर कोई निकालना चाहे तो उसको क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि है बड़ा, है बहुत तो बड़ा। उसको कैसे थोड़ा सा समराइज करे तो लगे कि नहीं थोड़ा हमारे लिए आसान है। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी बीपीएससी तो शुरू करता है 10 तरह का करंट अफेयर्स का किताब खरीद के, और पता चला कि 15 नंबर में वो पूरा समय बर्बाद कर दिया, रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है, अंतिम में निराशा होती है। तो उसको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए? तो चूंकि ये गलती आपसे भी हमको लगता है हुई होगी, क्योंकि आप तो और साइंस बैकग्राउंड से थे, तो उसको थोड़ा बताइए। पहले करंट अफेयर्स की बात आप की है तो पहले करंट अफेयर्स की ही बात करते हैं। 67th और 68 बीपीएससी में करंट अफेयर्स टू द पॉइंट आता था। अच्छा। और 2 बुक अगर करके जाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, बहुत नामी 2 बुक है, सभी लोग जानते भी हैं। एडिटोरिया हो गया या फिर एसपीडी हो गया, और कोई अगर लूसेंट का शायद करंट अफेयर्स अच्छा नहीं रहता। अच्छा ठीक। हाँ, तो आप अगर 2 बुक करके जाते थे तो बहुत ही अच्छे से आप करंट को सोल्व कर पाते थे। लेकिन पिछले बार जो 69th बीपीएससी हुआ है उसमें इस 2 बुक से कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो शायद मुझे मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद 1-2 क्वेश्चन हो सकता है होगा, लेकिन वैसा क्वेश्चन उससे नहीं था करंट का इस बार का क्वेश्चन फुल्ली द हिंदू से था, और फिर जो है करंट न्यूज़ से था, जो आप डेली देखते हैं, जो आपके सोसाइटी में होता है, जो देश में होता है, जो बिल्कुल करंट था। और आपको किसी बुक से नहीं बल्कि आपको सोसाइटी को, नेशन को, इंटरनेशनली रिलेशन को, या फिर जो भी हो रहा है एक्टिवली आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो आप उसको सोल्व कर पाएंगे। ये करंट बहुत किताब से वो नहीं होना था इस बार। अगर होना भी है तो आप यूपीएससी का जो मंथली मैगजीन आता है, विजन आईएएस का, ये सब का जो भी इंस्टीट्यूट है, अगर आप उनको देखते हैं तो वो ज़्यादा इस बार से लगता है कि बेहतर काम करेगा करंट के लिए। और बाकी एस्थेटिक पार्ट आते हैं तो हिस्ट्री वगैरह इस बार भी थोड़ा हिस्ट्री पिछले जैसा ही था हिस्ट्री, लेकिन थोड़ा सा अब और मॉडिफाई करने का प्रयास यूपीएससी कर रहा है, क्योंकि उनका साफ निर्देश है कि हमें अधिकारी को लेना है, प्रोफेसर को नहीं लेना है। यूपीएससी जो है सो यूपीएससी की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, तो उसका कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी का झलक आपको पेपर में दिखना ही है, दिखेगा ही। और यूपीएससी होने वाला है बीपीएससी। अगर आप बीपीएससी को बीपीएससी सोच के तैयारी करते हैं स्टेट बोर्ड की तरह तो आप कभी नहीं क्वालिफाई करेंगे, आपको यूपीएससी का ही तैयारी करना पड़ेगा, तब आप जो आके बीपीएससी क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसा भी विद्यार्थी रहते होंगे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो बीपीएससी का एग्जाम भी देते होंगे। तो उनके लिए इस बार 69th का बीपीएससी बहुत ही आसान था। अच्छा। लेकिन जो केवल बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे उनके लिए 69 का बीपीएससी बहुत ही हार्ड हो गया था। तो पीटी में हो गया, करंट हो गया, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटी। अच्छा, 4 पेपर नहीं, पेपर वैसा उसमें निश्चित नहीं होता है, नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन मुख्यतः हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, साइंस एंड टेक्स से क्वेश्चन रहेगा, और बिहार से क्वेश्चन रहता है। बिहार से भी रहेगा। हाँ, आप बिहार और हिस्ट्री और पॉलिटी अच्छे से करके जाते हैं, और 10 नंबर का मैथ होता है, 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन इन मैथ ईजी होता है, आप उसे कहीं से भी कर सकते हैं। पहले मैथ होता था लेकिन रीजनिंग भी अब उसमें डाल दिया गया, तो ऐसा कुछ उसमें है नहीं कि मैथ रीजनिंग थोड़ा थोड़ा दोनों मिला के आता है। एवरेज कितना में पीटी निकल जाता होगा? पिछले ट्रेंड से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है इसका कट ऑफ। 64th में शायद 93 था या 98 था, ध्यान नहीं है, और उसके बाद फिर 108 हो गया कट ऑफ 66th में शायद, और 67 पे कट ऑफ 113 हो गया।
लेकिन आप 68 में आप जाते हैं तो कट ऑफ ये शायद 92.5 के अप्रॉक्स था। अच्छा, फिर कम गया कट ऑफ, अच्छा क्योंकि उस टाइम नेगेटिव मार्किंग करना अच्छा, स्टार्ट नेगेटिव आ कर दिया। गया। हाँ, और इस बार का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेड होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा ऑफ ट्रेंड था बीपीएससी से। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है, तो ये थोड़ा प्रिडिक्ट करवाना मुश्किल है कि इस बार का कट ऑफ क्या होने वाला वन है। बाई थर्ड कट जाता है नेगेटिव मार्किंग में। इस बार से 1/3 नेगेटिव मार्किंग में है। तो पीटी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेंस का। मेंस चूँकि पीटी जो निकाल लिए, तो मेंस में पीटी का जो तैयारी वो कितना काम आता है? मेंस में पीटी का तैयारी आपको समझिए पूरा एक एक पॉइंट, एक एक लाइन में आपको तैयारी पीटी का काम आता है। अच्छा अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, क्योंकि मेरा रैंक पीछे है, लेकिन GS1 और GS2 में देखें तो मेरा GS1 में 171 है और GS2 में 166 है, अच्छा, और जो बहुत ही अच्छा नंबर हम सोचते हैं ऐसा है। हाँ हाँ, और अच्छा है भी नंबर, क्योंकि पहले 150 या 140 के अप्रॉक्स बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है GS2 में। अच्छा, लेकिन आपका उससे ज़्यादा है। मेरा 166 नंबर है। अच्छा, और वन में कितना है? 171, क्योंकि अच्छा, एक, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ वो भी एवरेज सही है, लेकिन उसमें DI 36 में 72 नंबर का होता है, जो मैथ रहता है उसमें पूरा नंबर दिया जाता है। और हिस्ट्री पार्ट होता है जो हमेशा जो ट्रेंड तो चूँकि होता है। डी आई था, तो चूँकि साइंस से आप थे तो वो थोड़ा ज़्यादा। मेरा एक DI में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, जिसके कारण उसमें 171 हो गया, अच्छा, और ज़्यादा आता है। नहीं तो उसमें और ज़्यादा आता। अच्छा, लेकिन आप अगर मेंस की बात करें तो पीटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीटी के फैक्ट्स आपको हमेशा मेंस में काम आएंगे। पीटी के करंट जो आप पढ़ रहे हैं हमेशा मेंस में आप काम आएंगे। आर्टिकल जैसे हो गया, किसी चीज़ को आर्टिकल से आप उसे इंक्लूड करके देखिए। SDG जो होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आप उसको आंसर में अपने इंक्लूड करेंगे। जितने भी गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ वगैरह होते हैं जो मेंस में आप पढ़ रखे हैं, उनको आप इंक्लूड करेंगे। इससे आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा इनरिच्ड हो जाएगा। अच्छा, और ये कहीं आपको कोई मार्केट में कोई बुक वगैरह में मिलेगा नहीं, वो आपको खुद को जो आपका बैकग्राउंड पीटी में तैयार हुआ है वही जाके आपको वहाँ मेंस में हेल्प करने वाला है। इसीलिए पीटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीटी को आप केवल पीटी के हिसाब से ना पढ़ें, बल्कि पीटी को आप मेंस के हिसाब से और प्लस इंटरव्यू के हिसाब से भी, क्योंकि इंटरव्यू में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा। तो मेंस में जैसे पेपर के हिसाब से अगर मैंने समझना चाहे तो कैसे उसको, मैंने कौन सा पेपर पढ़ना चाहिए उसको? जैसे है तो बहुत, जीएस तो बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, तो उसको कैसे, उसको आप मेंस की अगर हम पेपर अभी देखें 68 और 67, 69 का तो अभी हुआ नहीं अच्छा, है। हाँ 67 और 68 का हम एनालाइज करते हैं, या फिर आप खुद एनालाइज करते हैं, तो प्रीवियस ईयर से मेंस में जैसा बीपीएससी का ट्रेंड रहा है वैसा ही पेपर अभी तक, वैसा मेन फोकस उसका वही है, पोवर्टी या फिर सोशल इश्यूज हो गया। फिर हिस्ट्री का जैसा क्वेश्चन वो देता है जो सिलेबस में है, वैसा ही क्वेश्चन हिस्ट्री में भी आ रहा है। थोड़ा सा इस बार 68 में एक आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अच्छा, वो थोड़ा नया था बीपीएससी के लिए। पहले क्वेश्चन कभी टेम्पल से नहीं पूछा था और केव से। तो हाँ, वहाँ आप थोड़ा सा जो पहला क्वेश्चन को आता है उसमें पाँच नंबर 5 क्वेश्चन होता है, 10-10 नंबर या 6 नंबर 7 नंबर का जैसा भी होता है। अच्छा, तो उनके लिए आप थोड़ा यूपीएससी का जो मटेरियल होता है उससे रिलेटेड, जैसा बीपीएससी ट्रेंड रहा है उससे आप मिलाकर अगर पढ़ते हैं तो आप थोड़ा वहाँ ज़्यादा सक्सेस कर पाएंगे। जीएस 1 और 2 में अंतर क्या है, 2 में? GS1 में करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन होता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, जिसमें बिहार का हिस्ट्री भी बहुत है जो सिलेबस में सारा इंक्लूडेड है। और करेंट में इस बार बिहार से भी करेंट था। जैसे पूछ दिया था 68 में 7 निश्चय योजना एक था, और सोलर से रिलेटेड गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है वो था क्वेश्चन। तो आपको करंट वैसा भी अब पढ़ के जाना है कि भाई ये तो आप करंट सोलर से रिलेटेड कहीं आपको मिलेगा नहीं। वो तो आप जब अखबार पढ़िएगा तो आपको अखबार से ही ये सब चीज़ होना है। तो आप, मैं एक एडवाइस मैं ये करूँगा कि आप अगर द हिंदू पढ़ते हैं अंग्रेजी में या फिर राष्ट्रीय समाचार पढ़ते हैं तो बिहार का भी एक न्यूज़पेपर लोकल पढ़ें, जिससे आपका ये सारा कुछ कंप्लीट हो केवल पाए। हिंदू से काम नहीं चलेगा। द हिंदू से बिहार में काम नहीं होगा, आपको लोकल समाचार भी पत्र लेना होगा। जीएस 2 में क्या है, 1 में तो बताया। GS2 में पॉलिटी है, अच्छा, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और साइंस एंड टेक है। अच्छा, इन सभी विषयों से क्वेश्चन रहता है। आप स्ट्रक्चर देख लेंगे पिछले ट्रेंड से क्या रहा है,
और सारा ट्रेंड वही अभी तक बीपीएससी फॉलो प्रीवियस करता ईयर है। का जो क्वेश्चन है एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि वो सिलेबस है, एक तरह वो से संजीवनी है। संजीवनी है। हाँ। और उसको जब तक आप नहीं समझिएगा तो आप बेड़ा पार नहीं कर सकते। नहीं, उसी को एनालाइज करके आप आगे वाले क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर पाइएगा कि कैसा क्वेश्चन आने वाला क्या है। मांगता है और उससे पता चल जाएगा क्या पढ़ना है हमको। ऐसे समुद्र मंथन से कुछ मिलने कुछ वाला मिलने वाला और है मान नहीं। ली कि लग रहा है कि पढ़ रहे हैं शुरू से ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो हमको नहीं लगता है कि वो फिर एक ही चीज में लगे रह जाएंगे और समय बीत जाएगा। क्या एक कहानी बताते, 64th में हम पीटी दिए थे। उस टाइम बिहार में जो गंगा नदियाँ बहती है उससे एक क्वेश्चन था कि ये कौन कौन से प्रमंडल, शायद था वैसा। फिर अगली बार हम ये ऐसा प्रिडिक्ट किए कि भाई अब नदी से क्वेश्चन आना है, तो नदी से अब ये क्वेश्चन और कौन कौन सा बन सकता है। तो एक तो ये बन सकता है कि भैया गंगा कितने जिलों से जा सकती है। हाँ। तो वो क्वेश्चन मेरा प्रिडिक्ट किया हुआ था, वो क्वेश्चन आया कि आया भी वो। तो आप वैसा अगर बिहार में कितनी नदियां हैं, कहाँ से गुजरती है। हाँ, तो ये सब ऐसा अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से प्रिडिक्ट कर पाइएगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। और जैसा पूछा जा रहा है आप वैसा पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के लिए इसमें बहुत कुछ है। आप उस चीज़ को हटाइए। अगर 1-2 नंबर के पीछे जाइएगा तो आपका कहीं ना कहीं 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा। बिल्कुल। जो 10 नंबर जहाँ से आता है, जहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आप उसको फोकस कीजिए, 1-2 नंबर के पीछे मत भागिए। बेस पे ज़्यादा फोकस करिए। हाँ, बेस पे तो आपको फोकस करना ही करना है। इसमें किताब और नोट्स दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? आप किताब से ही नोट्स बनाते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसे बाजार में अवेलेबल रहता है कि नोट्स पढ़िए। नहीं, आप हम तो ये कहें कि आप किन्हीं का भी नोट्स पढ़िए, आप उनसे आइडिया लीजिए, वो सही है। लेकिन नोट्स क्या होता है कि आपके लेवल का नोट्स होना चाहिए। आप कोई आदमी का कैसा अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्या ज़रूरत होता है, वो उस ज़रूरत के हिसाब से नोट्स बनाता है। कोई टॉपर है, वो अगर किसी फैक्ट को वो बहुत पहले से ही जान रहा है तो वो नोट्स में अपने इंक्लूड नहीं करेगा। लेकिन आपको वो लगेगा कि भाई वो इंक्लूड नहीं किया है, चलो ये इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसको भाई वो नोट्स में नहीं इंक्लूड किया है कि वो याद है उसको। हाँ, लेकिन आपको भी वैसा फिर नहीं करना है। आपको अपने गुणवत्ता या फिर अपने जो है कि जो आपका नीड है, आप उसके अकॉर्डिंग खुद से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। करना पड़ेगा। हाँ, मार्केट में जो नोट्स अवेलेबल है आप उनसे वो समझ सकते हैं कि नोट्स कैसे बनाया जा सकता है और क्या क्या और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप उनसे वो इंक्लूड कर सकते हैं जो आपके नोट्स में छूट गए हैं। ऑप्शनल को लेकर के, चूंकि आपका भी ऑप्शनल था, ऑप्शनल कौन सा पेपर था आपका? मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इस बार बहुत ही गंदा नहीं कहेंगे, बहुत ही कम रिजल्ट इससे हुआ है। कितना आया आपका? मेरा ऑप्शनल में 138 है, जहाँ अच्छा। मेरा एक्सपेक्टेशन 180 का था। अच्छा। वहाँ 138 ही नंबर आया है, तो ज्यादा मार्क खाया वहाँ पे। हाँ, वही। ऑप्शनल तो माना जाता है कि हर व्यक्ति का जो बहुत ही फेवरेट विषय रहता है। तो हाँ, क्योंकि वो डेडिकेटेड होके उसका पूरा पढ़ाई करता है। उसका तो चैप्टर भी एक तरह से डिफाइन रहता है। क्वेश्चन का पैटर्न भी सिमिलर होता है। क्वेश्चन का पैटर्न हो सके सिमिलर ना हो, लेकिन भाई वो फोकस्ड होके उसको पढ़ा तो उसको डील कर सकता है। कहीं से आएगा तो उसको अपने हिसाब से वो कर सकता है, पढ़ा रहेगा तो इस कारण ऑप्शनल बहुत ही पहले महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता था। 67 तक तो बहुत ही, क्योंकि जब तक ऑप्शनल का गेम था बहुत ही महत्वपूर्ण था। वही कहता है कि रैंकिंग ले जाने में थोड़ा सा मददगार भी साबित होता है। हाँ, ये भी कहा सबसे ज्यादा मार्किंग जिसका पकड़ रहता है जिस भी विषय में, तो अपने हिसाब से वो करते हैं। हाँ, मेरे साथ भी कहीं ना कहीं ये चीज़ हुआ है कि ऑप्शनल के कारण हम थोड़ा पीछे रैंकिंग है। लेकिन ऑप्शनल में 138 नंबर है, कहीं ना कहीं एग्जामिनर सर को जो भी लगा हो, इस कारण 138 दिए हैं। हो सके मेरे ही अंदर कमी हो। कुछ तैयारी को मान सकते हैं। हाँ, अब एग्जामिनर सर को तो हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो अब तो ऑप्शनल खत्म हो गया। अब ऑप्शनल खत्म हो गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है अतुल सर का। अच्छा। बीपीएससी को रिफॉर्म करने का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट इस एज को अभी हम देते हैं। जो 67 से स्टार्ट हुआ, जब पेपर कैंसिल हुआ था 67 का, पूरे बिहार में लीक हो गया था। पीटी कैंसिल हुआ, उसके बाद पीटी फिर से हुआ। वहाँ पर फिर अतुल सर आते हैं और पूरे बीपीएससी को रिफॉर्म कर देते हैं। अब ना पेपर कैंसिल अब हो रहा है, 67 भी सक्सेसफुली हुआ, 68 भी सक्सेसफुली हुआ, 69 भी सक्सेसफुली हुआ। तो इस दरमियान ऑप्शनल को भी हटाना, उसको बस केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का रखना, ये भी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बदले ऐसे लाया गया है जो सबके लिए सामान्य। ऑप्शनल रखा जाएगा, है ना? ऑप्शनल बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसका मार्क्स वगैरह कहीं इंक्लूड नहीं होना है। बस आप अगर उसको क्वालिफाई करते हैं 33% मार्क्स से, तो 30 नहीं, वो सब कोटिवार उसका है।
इसमें जो आ गया ऐसे आ गया, तो ऐसे तो यूपीएससी का था पहले, जो पहला पेपर यूपीएससी में जो शुरू होता है ऐसे ही शुरू होता है। तो इस तरह का इसमें भी 300 नंबर का होगा। सॉरी, यूपीएससी में ऐसे 250 नंबर का होता है। हाँ, दो ऐसे। 250, हाँ 250 नंबर, 125 नंबर का। हाँ हाँ, 250 नंबर का होता है ऐसे, उसमें दो को ऐसे लिखना होता है। और इसमें 300 नंबर का है। और 100 नंबर का 3 ऐसे आपको लिखना होता है। लेकिन ऐसे का नेचर जैसा यूपीएससी का है वैसा बीपीएससी का भी नेचर है। अच्छा। अभी जब 68 का हम दे रहे थे एग्ज़ाम, तो उस टाइम मार्केट में वैसा था कि भाई ऐसे एक दो जो है पूछेगा, कुछ ना कुछ तो वैसा स्टैटिक पार्ट से ही पूछेगा, जैसे एजुकेशन हो गया, पोवर्टी हो गया, जेंडर इशू से ये सब उठाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है कि अतुल सर का एकदम पूरा था कि भैया आपका ये इनोवेटिव आइडियाज़ क्या है, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, आप कैसे किस चीज़ को अंडर समझ सकते हैं, वो चीज़ वो जानना चाह रहे थे। इस कारण ऐसे बहुत ही डायनेमिक पार्ट हो जाता है। अच्छा। तो ऐसे में आपको तो बहुत ही स्पेशल तैयारी करके। ऐसे तो एक आया था, लोकोक्तियाँ से एक आए थे बिहार में, जो प्रमुख लोकोक्तियाँ हैं। अच्छा। उस लोकोक्तियाँ में थोड़ा मैथिली में मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। लेकिन था, सॉरी अभी ध्यान नहीं आ रहा है ऐसे। तो ऐसे क्या मतलब लैंग्वेज पे केंद्रित है, हिंदी इंग्लिश ऐसे करके, या हिंदी में ही रहेगा? नहीं नहीं, ऐसे आप हिंदी इंग्लिश या उर्दू तीनों में आप लिख सकते हैं। हाँ हाँ, उसमें छूट है। वैसा कोई बाध्यता नहीं है कि आपको हिंदी या इंग्लिश में ही लिखना है। इंटरव्यू का तो चूंकि आप दे चुके हैं, अभी अगला का तो चूंकि आप शामिल नहीं हुए, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? तो अपना इंटरव्यू का थोड़ा अनुभव बताइए, क्योंकि इंटरव्यू कितना मायने रखता है पीटी और मेंस के बाद। जो तैयारी रहता है पीटी और मेंस का, वो इंटरव्यू में कितना अहम रखता है? देखिए, सबसे पहले तो मेंस में जो भी एग्ज़ाम होता है, जो आपका प्रेफरेंस या रैंकिंग जो भी बनता है, वो इंटरव्यू और मेंस दोनों का इंक्लूड होके बनता है। अच्छा। पहली बात ये। दूसरी बात ये, अगर आपका मेंस में नंबर बहुत ही अच्छा है तो इंटरव्यू से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रैंक पाना है तो इंटरव्यू अच्छा जाता है तो बहुत ही मददगार होता है। और इंटरव्यू का कैसा क्वेश्चन आता है, आप कहीं मॉक जाके देखते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, तो इंटरव्यू का वैसा सीन नहीं होता है। इंटरव्यू में लोग बहुत ही कोऑपरेटिव सर लोग बैठे रहते हैं, जो भी बोर्ड मॉक मेंबर। में थोड़ा ज़्यादा ही हाँ, टाइप का दिखाया जाता है। मॉक में बहुत ही हाँ, हम लोग देखते हैं तो लगता है कि जैसे आ रहे हैं पूरा एकदम वो ऐसा ड्रामेटिक टाइप। हाँ, थोड़ा नाटकीय संग बनाया वैसा जाता है, लोग बैठे रहते हैं। और क्वेश्चन भी वैसा ही पूछा जाता है जैसा आप तैयार करके जाते हैं। आपके प्रोफाइल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट इशू से क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर आपके बैकग्राउंड से जो भी है, जो आप ऑप्शनल ले रखे हों या फिर जिससे आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं, जो आप जो गुजर चुके हैं उसी से जुड़ा हुआ है, या फिर व्यक्तिगत कुछ और मैंने आपका व्यक्तित्व को जानने के लिए, समझने के लिए। सिचुएशनल क्वेश्चन आपको दिया जाता है, लेकिन और इस सिचुएशन से आप कैसे डील कर पाते हैं, केवल उनका वो इंटेंशन होता है कि आप वो जान पाएँ कि आप अगर किसी सिचुएशन फंस जाते हैं तो आप वहाँ पे सक्षम है कि नहीं डील करने के लिए। वहाँ पे आपका मेजरली कॉन्फिडेंस ही चेक किया जाता है, और नॉलेज, क्योंकि पीटी और मेंस में ऑलरेडी बीपीएससी चेक कर चुकी है, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। और इंटरव्यू में बस उनका ये रहता है कि क्या ये व्यक्ति सक्षम है कि नहीं अधिकारी बनने के लिए। अगर सक्षम है तो वो ले लेते हैं। वहाँ थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन भी होता है, अगर आप उन फैक्चुअल क्वेश्चन को आपको आता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप वहाँ सॉरी बोल के आराम से सर को थोड़ा कर सकते हैं। हाँ, ईमानदारी दिखाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ ये नहीं है कि आप वहाँ किसी क्वेश्चन के लिए आप ब्लफ करें, क्योंकि ब्लफ आपका करना, आप जब अधिकारी बन जाते हैं, आप कहीं भी ब्लफ करेंगे तो वो बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी को जाता है। या फिर कोई भी डिसीजन आप ब्लफ करके लेते हैं जहां आपको कोई जानकारी नहीं है, बस केवल आप तुक्का से आप कोई ले रहे हैं डिसीजन, तो वो नहीं चलने वाला है। तो वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी बहुत ही नुकसान करेगा समाज को। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे बैठे हैं, आपको कैसे डील करना है, क्या जानना है क्या नहीं जानना है, सारा कुछ का ध्यान रख के आपको आंसर देना होगा। आप एक आध क्वेश्चन बता सकते हैं जो इंटरव्यू में आया हो? बताइए। मेरे से क्वेश्चन पहले तो मेरे प्रोफाइल से पूछे कि आपका इंजीनियरिंग आप किए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, आप अभी तक जॉब नहीं किए हैं, ये सब था क्वेश्चन। फिर ग्रेजुएशन था, और फिर ऑप्शनल क्या है आपका हॉबी क्या है, ये सब था। हॉबी क्या बताया? मेरा हॉबी विपासना मेडिटेशन है। अच्छा। उससे भी सवाल किए? नहीं, मेरे प्रोफाइल से कोई क्वेश्चन वैसा नहीं आया। मेरे मेन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा ऑप्शनल था,
तो मेन क्वेश्चन वहीं से आया है। पहला क्वेश्चन था कैग से, CAG जो होता है उससे क्वेश्चन था। फिर उसका फंक्शन क्या है, वो किसको रिपोर्ट करती है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन था सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है, अच्छा। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और फिर कितने सिविल, ऑल इंडिया सिविल सर्विस में कौन कौन से फॉरम है, वो सब है, ये था। और एक क्वेश्चन था क्या बजट जो है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मददगार है नहीं है। अच्छा। ये क्वेश्चन एक था। ये एनालिटिकल क्वेश्चन था थोड़ा, बस केवल एनालिसिस आपका कैसा है वो जानना चाह रहे थे। अच्छा। और दूसरा लास्ट क्वेश्चन था मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड था, तो मेरे से पूछा गया इन्वर्टर AC क्या होता है। अच्छा। हाँ, अगर वहाँ हम वो चूँकि मैं जानकारी बस इतना ही था कि इन्वर्टर AC कम पावर में ज़्यादा कूलिंग करता है, इफ़िशियंट होता है, तो ये जानकारी। लेकिन एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अगर ये हम बोल रहे हैं, ये जनरल लोगों का भाषा हो जाता है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उसमें क्या फंक्शन है, कैसे होता है, तो वो मुझे जानकारी नहीं था, तो उस कारण मैं सॉरी बोल के सर कहा कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से सवाल कहीं ऐसा नहीं कि इंटरव्यू का भी एक बड़ा हुआ रहता है कि भाई इंटरव्यू नहीं नहीं नहीं, सवाल बस ये है कि आप अपने आप को कहीं पे अभिव्यक्त कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सवाल बस वहाँ इंटरव्यू का वैसा रहता है। आपका नॉलेज चेक करना था, BPSC को नॉलेज चेक कर चुकी है PT में, तब आप PT क्वालिफाइड करके मेंस आए हैं, और मेंस क्वालिफाइड करके आप तब जाके इंटरव्यू बैठे हैं। तो आपका वहाँ बस आप अभिव्यक्ति वहाँ चेक किया जाता है। नए छात्रों के लिए कहना चाहिए तो क्या करना चाहिए उसको, क्योंकि है तो उन्हीं लोगों के लिए, सारी बात उन्हीं लोगों के लिए। नए छात्रों के लिए यही मैसेज होगा कि भैया आप मेहनत कीजिए, और कोई भी तैयारी होता है समय मांगता है, और वो समय सबके लिए अलग अलग होता है। आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि वो समय आपको कितना जो है कि देना है, और एक टारगेट फिक्स कीजिए, उस टारगेट के अनुरूप काम कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए। और कोई गाइडेंस आपको मिले तो पर्सनल गाइडेंस या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं से भी आप ले सकते हैं। ये हो गया। दूसरा बात होता है अनुशासन। अनुशासन में रहिएगा तभी जो है कुछ हो पाएगा, क्योंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, वहाँ आपको अनुशासित ही रहना है। और अनुशासित रहने के लिए आपको पहले से ही प्रयास करते रहना है कि उस अनुशासित रहने के लिए आप कैसे क्या कदम उठाते हैं, क्या छोटा छोटा बदलाव जो आप सजगता से जो है कि कोई काम कर पाएँ। अगर आप कहीं रोड पे भी जा रहे हैं तो अगर कोई कचरा दिखा तो वो तो बहुत बड़ा चीज़ है कि उसको उठा के आप कहीं रख दीजिए, वो तो संभव नहीं है उतना। लेकिन हाँ, आपके माध्यम से वो कचरा ना फैले, ये सजगता होता है। ये सजगता धीरे धीरे आप अपने जीवन में रखते हैं तो आपके पढ़ाई में भी ये सजगता आ जाएगा, आपके लाइफ में भी ये सजगता आ जाएगा, फिर वो सोसाइटी में स्प्रेड होगा। दूसरा है कि ध्यान वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर किया कीजिए समय निकाल के। समाज में आज के माइंड में बहुत ही ऐसा चीज़ चलता है जो अनावश्यक होता है। आप अगर ध्यान वगैरह करते हैं तो इन अनावश्यक चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं, और जिस फोकस के साथ आप जा रहे हैं उस फोकस की तरफ जो है कि आप पूरा सफलता हासिल कर सकते हैं। एक सवाल होता है कि जैसे कोई लोग कहता है कि हम 4 घंटा ही पढ़ के काम निकाल लिए, या फिर कोई कहता है हम 18 घंटा पढ़ रहे हैं, तो इस पे आपका क्या अनुभव कहता है? सबके लिए अलग अलग जो है एक पैरामीटर होता है। वो 4 घंटा में कितने इफ़िशियंसी के साथ पढ़ सकता है, उसका माइंड कितना शार्प है, अगर वो गॉड गिफ्टेड भी हो सकता है। और किसी को किसी एक कॉन्सेप्ट या एक पेज रटने में ज़्यादा टाइम लगता है। सबका अलग अलग इफ़िशियंसी होता है। हम मैकेनिकल इस चीज़ को जानते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हर एक मशीन का अलग अलग इफ़िशियंसी होता है। वैसा ही मानव भी है, उसका भी अलग अलग इफ़िशियंसी है। भैया मेरा समझने का क्षमता के हिसाब से अपना हाँ, काम करता है वो। जैसा आपका क्षमता है आप उस क्षमता पे यकीन रखिए कि हाँ होता है भैया, किसी का 4 घंटा में हो जाता है, तो उससे हम क्या करें। मेरा जो क्षमता है 6 घंटा, हमको लगता है उस चीज़ को स्वीकारिए, सहर्ष स्वीकारिए, और उससे आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस रखिए। उस चक्कर में मत रहिए कि हमारा अभी 4 ही घंटा में हो जाएगा या 18 घंटा पढ़ने से ही हो जाएगा। नहीं नहीं, वैसा एकदम नहीं होने वाला है। दूसरा बात ये है कि कहीं पढ़े थे, छोटा सा ऐसे ही बोलचाल में कहा जाता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये तो रहता है। इन सब चीज़ों से निकलिए। आप ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने लिए महत्वपूर्ण है। अपने आप को समझिए, आपका क्या इफ़िशियंसी है, आपका क्या कमी है, उसको जानिए। और एक और छोटा सा बात ये है, कहेंगे कि अगर रात को सोने टाइम पे 5 मिनट खुद को एनालाइज करते हैं कि आज दिन भर में मेरे से क्या गलती हुआ है और क्या हम कर सकते हैं जिससे और हम बेहतर अपने आप को बना पाएँ, या फिर जो फील्ड में हम लगे हैं वहाँ हम और अच्छे से कर पाएँ, तो 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज कीजिए।
बहुत ही ये फ़ायदा करेगा अगर डेली आप खुद को एनालाइज करते हैं तो। जैसे कई इंटरव्यू में हम लोगों से जो बात होती है, कई लोग कहते हैं कि सेल्फ स्टडी करके हमने कर लिया या फिर यूट्यूब देख के कर लिया, तो क्या ये संभव है क्या व्यवहारिक रूप से? सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही पड़ेगा। यूट्यूब अगर देख रहे हैं तो कहीं न कहीं से तो आप मदद ले ही रहे हैं। सेल्फ स्टडी वो भी सही है। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके अंदर वो शक्ति सामर्थ्य, क्योंकि अगर आप देखें कि ब्यूरोक्रेट्स का जो होता है बच्चे लोग होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो जल्दी सफलता पा लेते हैं। लेकिन जो नॉन ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से आता है, जो साधारण परिवार से आता है, वो मेहनत के दम पे सफलता पा लेता है। ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से जो आते हैं उनका वो ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिला होता है, वो बचपन से उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसी क्या फंक्शन होता है उनके घर में यही सब बात होता है। माहौल रहता है पहले से। हाँ, तो वो वहाँ सफलता पाना उनके लिए आसान होता है। उनके पेरेंट्स भी उनको गाइड करते रहते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं। अब उनसे खुद को आप कंपेयर कीजिए, उनका इन्वायरमेंट अलग है, आपका इन्वायरमेंट अलग है। अब हम जो है कि नवादा में पले बड़े हैं, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं और उसके बाद फिर खुद से बैठे। मेरे घर में कोई ब्यूरोक्रेटिक फैमिली वैसा नहीं है, सब जो है कि बिजनेस क्लास से हम सब आते हैं। तो अगर हम खुद उनको देखें कि भैया ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से जो भी टॉप कर रखे थे, उस टाइम टीना डाबी टॉप करी थी यूपीएससी में, हाँ, तो उनके फैम उनको उनसे अपने आप को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं हम खुद के साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं। अच्छा, आप अपना तैयारी थोड़ा बताइए, कितना घंटा पढ़ते थे? क्योंकि आप तो साइंस सेक्टर से आए थे, आपका बैकग्राउंड भी वही था, लेकिन अचानक चूंकि आ गया बीपीएससी की तैयारी, तो आपको कितना वक्त लगता था उसको ठीक करने में, कितना वक्त देते थे? देखिए, कभी हम कैलकुलेट करके कभी हम पढ़े नहीं है कि इतना घंटा हमको पढ़ना है और इतना घंटा नहीं पढ़ना है, लेकिन एक टॉपिक को कंप्लीट करने का, एक बुक को कंप्लीट करने का मेरा टारगेट होता था। अच्छा। कोई भी बुक होता था, हम उससे पहले एक दिन पढ़ते थे कि 5 पेज हमें कितने घंटे में समझ में आ रहा है। अगर उस पेज को 5 पेज या 10 पेज पढ़ रहे हैं तो अगर हमें 1 घंटे में ही समझ में आ गया तो हम उसे 15-25 पेज करके 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे, 100 पेज है। लेकिन अगर 5 पेज पढ़ रहे हैं, हमको 5 पेज पढ़ने में 3 घंटा लग रहा है, समझ में आ रहा है। सब बुक का अपना अपना लैंग्वेज होता है और अंडरस्टैंडिंग होता है, तो हम उसे बांट देते थे। भाई 5 पेज पढ़ेंगे, फिर 5 पेज कल पढ़ेंगे, फिर जो पहले 5 पेज पढ़े हैं उसको फिर आज रिवाइज करेंगे। तो ऐसे करके हम पढ़ते थे और उस टारगेट को फिक्स करते थे कि हमें इस बुक को 10 दिन में कंप्लीट करना है या फिर 15 दिन में कंप्लीट करना है। चैप्टर तय कर देते थे? चैप्टर में हम तय नहीं करते थे, हम पेज तय करते थे कि इतना समझ में आ जाए, और चैप्टर एक माइलस्टोन होता था जो हम लेके चलते थे। इसमें पारिवारिक माहौल कितना रोल निभाता है ये सब सफलता में? पारिवारिक माहौल क्या है कि दबाव भी बढ़ जाता है। जैसे कम उम्र में लोग निकाल लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग वाला है। तो इसमें पारिवारिक माहौल कितना रोल अदा करता है? पारिवारिक माहौल ही है कि आपको कोई सफलता को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है या फिर उस सफलता के लिए जिम्मेवार होता है। अगर आप बिजनेस में रहें या फिर पढ़ाई में रहें या कोई भी एकेडमिक में रहें, वो परिवार ही होता है। तो परिवार को ये भी समझना चाहिए कि ये समय लग रहा है, उसके अनुकूल जो परिस्थितियाँ उसका यूटिलाइज कर रहा है, तो वो अच्छी बात है, यूटिलाइज करे। और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति को भी लगना चाहिए कि परिवार के प्रति मेरा जो जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए। परिवार पे हम बोझ भी ना बन रहे हैं, और परिवार को भी ये लगना चाहिए कि मेरे ऊपर अभी बोझ नहीं है। ये परिवार को भी विश्वास रखना चाहिए कि मेरा भी जो कैंडिडेट है वो अच्छा कर पाएगा। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, मैं बीच में से 67वीं के पहले ही जब 66वीं मेरा नहीं हुआ था तो हम बोले थे कि पापा मेरे से अब जो है कि अब नहीं हो पाएगा, हम बिजनेस करना चाहते हैं, अब इधर आ जाते हैं। तो पापा बोले कि तुम्हारा जितना अटेम्प्ट है दो, तुम इधर टेंशन मत लो। कहीं ना कहीं ये चीज़ बात काम करता है। हाँ, ये प्रेशर मेरे पे कभी आया नहीं कि प्लान बी क्या होता है, प्लान बी कैसे क्या होता है। 2 प्लान लेके आदमी नहीं सक्सेस हो सकता है क्या? 2 प्लान हो के भी लोग सक्सेस हो पाते हैं, लेकिन पहले आपको प्रायोरिटी तय करना होगा कि मेरा प्लान ए ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्लान बी एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन जो कभी आए नहीं, अगर आ भी जाता है तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे अनुकूल बनाने के लिए वैसा। लेकिन उस पे ज़्यादा काम नहीं करना है, कुछ काम ही नहीं करना है, बस एक माइंड में रहना चाहिए कि अगर नहीं होगा तो ठीक है। डरना नहीं चाहिए कि भाई हम डर रहे हैं नहीं होगा, तो ये डर आपको कहीं ना कहीं डुबो देगा, और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि इसी डर से डूब जाते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ा बता दीजिए, आपके परिवार में और कौन कौन लोग क्या? मेरा परिवार
संयुक्त परिवार है, 21 फैमिली रहते थे हम लोग। रहते अभी पहले थे, दादी चली गई और बहन की शादी हो गई, तो अभी 18 लोग साथ में हैं, सभी का खाना एक साथ बनता है। और बिजनेस में है, मेरे पिताजी ज्वेलर्स हैं, तो दुकान पे भी बैठते थे, हम भी दुकान पे बैठे हैं, तो अच्छा अनुभव है दुकान पे बैठने का, लोगों से डील करने का। और परिवार में रहते हैं तो सबको साथ लेके चलने का, सबको समझने का, उसके अनुरूप काम करने का, और फिर उसके अनुरूप अगर काम ना हो तो फिर उसको समझाने का, ये सब शुरू से देखते आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें स्टडी में भी हेल्प किया है। एजुकेशनल जर्नी क्या रहा है आपका? एजुकेशनल जर्नी बेसिक से? हाँ, मैट्रिकुलेशन तक तो नवादा में ही पढ़े, और मैट्रिकुलेशन के बाद ही पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा किए, और फिर बीटेक किए, 2017 में पास आउट हुए। उसके बाद फिर गेट के लिए और इंजीनियरिंग सर्विस के लिए मेडिजी ज्वाइन किए हैं। अच्छा। फिर नहीं उधर, फिर क्योंकि उसमें भी जीके जीएस पढ़ना होता था, और इधर भी मैं टेक्निकल भी था और जीके जीएस भी था, तो फिर इधर ज़्यादा फिर जीके जीएस में इंटरेस्ट आने लगा, तो उस फील्ड को स्विच करके फिर हम सिविल सर्विस की ओर आ गए, और फिर बीपीएससी को फोकस किए। तो फिर आप चूँकि अभी कम उम्र में हैं, तो यहीं तक आप सीमित हैं कि फिर और आगे जाने का सोच रहे हैं? मतलब यूपीएससी का भी स्कोप अभी आपके पास होगा? हाँ, यूपीएससी का भी स्कोप है, और वैसा आप सोच रहे हैं कि यूपीएससी की तरफ अब जाएं, क्योंकि ये पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन इससे अच्छा भी हम समाज को दे सकते हैं। ये हम जानते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, तो इससे अच्छा देने के लिए अगर मुझे अच्छा पोस्ट मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग एक लिखते हैं सफलता के सूत्र, तो लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे 2 लाइन में कि सफलता का अगर एक मंत्र देना हो तो क्या दे सकते हैं प्रतिभागियों को? किस सूत्र पे काम करें जिससे कि उनको सक्सेस बहुत नज़दीक लगने लगे? सफलता के लिए मेहनत और अनुशासन, सही दिशा में मेहनत और फिर सही दिशा में अनुशासन। अनुशासन के लिए खुद को रखने के लिए एक्सरसाइज और ध्यान, ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान मेरे ये जीवन में या फिर ये तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे लिए था। मेंस का भी तैयारी था, तो उस टाइम हम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम करते थे। ये हम के बता नहीं रहे कि हम ऐसा करते थे, बट आप लोग इससे इंस्पायर होइए। आप अपने हिसाब से जो सूट करें। हाँ, आप इंस्पायर होइए कि आप भी ध्यान कीजिए, बहुत ही मददगार होगा ये जर्नी में। हाँ, रेगुलर बहुत ही मददगार होने वाला है। अगर आप ये लगता है कि आप 1 घंटा दे रहे हैं, 1 घंटा आपका वेस्ट हो रहा है, तो आप ये ऐसा मत सोचिए कि आपका 1 घंटा वेस्ट हो रहा है। आप कहीं ना कहीं 1 घंटा वेस्ट हो रहा है, तो आप 4 घंटे में जो आप पढ़ते हैं, आप वो 2 घंटे में उसे आप समझ लें और याद कर लें। बढ़ाता है आपका इफिशियंसी, वो बढ़ा देता है। रिचार्ज का काम करता है। हाँ, रिचार्ज का काम करता है ये भी कहिए। चलिए, हमको लगता है कि हम लोग बहुत हद तक जो सवाल उठता है लोगों के जहन में, तो उसको सामने लाने का कोशिश किए हैं, और जो सवाल होगा आप लोग कमेंट करिएगा, हम लोग और देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।